हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जैसे हमने क्लास 6 और 7 में आप लोगों ने पढ़ा होगा पादप रेशे और जांतव रेशे। पादप रेशे क्या होते हैं? जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। कि पेड़ पौधों से कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? एक रुई और जूट। तो रुई हमें किससे प्राप्त होती थी? कपास के पौधों के बीजों से। और जूट किससे प्राप्त होता है? पटसन पौधे के तने से। बच्चों याद रखना, बहुत आता है पेपरों में। फिर इसके बाद जांतव रेशे, मानो वे रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो जांतव रेशे कहलाते हैं। और क्या प्राप्त होता है? अपन को ऊन प्राप्त होती है और रेशम प्राप्त होता है। तो ऊन हमको प्राप्त होती थी भेड़ से प्राप्त होती है, ऊँट से, अंगोरा बकरी से और ऊँट से, याक से अपन को ऊन प्राप्त होती है। और रेशम किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। अब आते हैं, अब ये रेशे प्राप्त होती है। अब रेशे भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक संश्लेषित। तो प्राकृतिक बताइए, प्राकृतिक मतलब जो अपन को पेड़ पौधे और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक मतलब जो पेड़ पौधे और जंतुओं से। तो पेड़ पौधों से क्या प्राप्त होता है अपन को? रुई और जूट। ठीक है। तो रुई किससे? कपास के पौधे के बीज से प्राप्त होती है और जूट पटसन के पौधे के तने से। इसको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लें, क्योंकि ये पेपरों में बहुत आता है। और जांतव रेशे मतलब जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे ऊन और रेशम, ये प्राकृतिक रेशे हैं। कौन से रेशे हैं बच्चों? अब कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे क्या? जो मानव के द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थों से, उन्हें हम कृत्रिम रेशे कहते हैं। और संश्लेषित रेशे कहते हैं, जो अपना पाठ का नाम है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो आज बच्चों अपन आज इस पाठ में इन्हीं पर चर्चा करेंगे। संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? कई छोटी इकाइयाँ से जुड़कर एक बड़ी श्रृंखला बनती है। इसमें प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होती है। अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती हैं, जिसे अपन बहुलक और अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई। तो बच्चों कभी कभी पेपर में आता है कि बहुलक किसे कहते हैं? तो बहुलक क्या होते हैं? अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर जब बड़ी इकाई बनाती हैं उसे अपन बहुलक या पॉलीमर कहते हैं। अब संश्लेषित जो रेशे होते हैं कई प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेयॉन। अब जैसे हमने पढ़ा था कि रेशम के कीड़े से हमको रेशम प्राप्त होता है। इसकी खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। चीन में वहाँ के जो राजा थे, उनके जो बगीचा था, वहाँ एक सहतूत का पेड़ लगा था। तो वो देखते थे एक सफ़ेद कलर का कृमि उनकी सहतूत की पत्तियों को खा रहा। एक दिन वो चाय पी रहे थे, तो चाय पीते में ही एक कोकून उनकी चाय में गिर गया था। तो जिससे कोकून धागा अलग हो गया था, और धागा जब अलग हुआ तो उससे रेशम की खोज हुई। पर रेशम का जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है? बहुत महंगा होता है। इसकी बनावट तो बहुत सुंदर होती है, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छी लगती है रेशम का कपड़ा पहनना, लेकिन ये महंगा होने के कारण हर कोई ये कपड़ा नहीं पहन पाता। फिर इसके बाद इसी के समान वैज्ञानिकों ने खोज की, इसी के समान गुणों वाला एक रेशे बनाने में सफलता प्राप्त की। और वो रेशा उन्होंने बनाया काष्ठलुगदी से। काष्ठलुगदी के रासायनिक उपचार से उसे प्राप्त किया, तो जिसे हमने क्या कहा? रेयॉन। क्या कहा बच्चों? रेयॉन। इसे अपन कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। बहुत आता है कि रेयॉन क्या होता है। तो रेयॉन जो होता है काष्ठलुगदी के रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है, इसे हम कृत्रिम रेशम कहते हैं। ये मानव निर्मित रेशा है। और रेयॉन भी कई रंगों में उपलब्ध होता है। रेयॉन को अगर कपास के साथ मिला दें तो बिस्तर की चादरें बनती हैं, और ऊन के साथ मिला दें तो कालीन बनता है। चित्र में दिख रहा है इस तरीके के कालीन। ये कम पैसों में अच्छे और सुंदर भी लगते हैं। तो ये गलीचा ऊन के साथ मिलकर बनता है। तो ये रेयॉन। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं नायलॉन के बारे में। नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है, मतलब मानव निर्मित संश्लेषित रेशा है। कौन सा है?
संश्लेषित रेशा है। इसे भी अपन बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग किए बिना बनाते हैं। मतलब प्राकृतिक कच्चे माल मतलब पौधे और जंतु का इसमें कोई उपयोग नहीं होता। इसका जो निर्माण होता है कोयला जल वायु से किया जाता है। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ये हल्का है, चमकीला है, धुलने में भी मतलब सुगम है और ये मजबूत है। इसका जो निर्माण होता है नायलॉन का, ये पैरासूट और चट्टानों में चढ़ने वाले रस्सों में इसका प्रयोग होता है। मतलब जो चट्टानों पर जो चढ़ते हैं, जो रस्सियाँ प्रयोग की जाती हैं वो नायलॉन की ही बनी होती हैं और पैरासूट भी इसी से बनता है। और दांत साफ करने वाले ब्रश, कारों की सीट, स्लीपिंग बैग, जो सैन थैला होता है वो सब नायलॉन के ही बने होते हैं। नायलॉन मजबूत भी होता है। अब अपन आते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है। ये रेशे में आपने देखा होगा अपन ऐसे बहुत से कपड़े पहनते हैं जिनमें हमको प्रेस की आवश्यकता नहीं होती, वो धोने पर जल्दी धुल जाते हैं, तो वो पॉलिस्टर ही होते हैं। ये मतलब इसकी बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी आते हैं। तो पॉलिस्टर में एक आता है टेरिलीन। ये भी बच्चों पूछा जाता है टेरिलीन क्या है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। ये बहुत महीन रेशों से खींचा जाता है। ये बहुत ही, इसमें भी सिलवटें नहीं पड़ती या आसानी से धुल जाता। एक और है पॉलिस्टर पीईटी। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध वो है पॉलिस्टर। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म और बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। अब पॉलिस्टर क्या है बच्चों, इसको समझते हैं। तो पॉलीएस्टर मतलब एक रसायन है, जो एस्टर एक रसायन है जो फलों को गंध प्रदान करता है। फलों में जो खुशबू आती है मीठे या उसकी, वो उसमें क्या गंध प्रदान करता है। और ये दो प्रकार के बनते हैं, इसमें जो कपड़े बनते हैं, एक तो पॉलीकोट बनता है, तो जो पॉलिएस्टर और कपास से मिलकर बनता है, और पॉलीवूल बनता है पॉलिएस्टर और ऊन से, है ना। तो इसमें ऊन बनता है, और ऊन और कपास दोनों मैंने पढ़ाई ही है। तो कपास क्या होते हैं, कपास के पौधे से ही जो अपन को के बीजों से ऊन क्या प्राप्त होती है, रुई प्राप्त होती है। तो मतलब ये पॉलिएस्टर और रुई से मिलकर बनता है पॉलीकोट, ठीक है। ऊन किससे प्राप्त होती है, जानवरों से प्राप्त होती है, तो उससे बनता है पॉलीवोल। पॉलीवोल की अपने देखा होगा, पॉलीवोल की ये क्या गद्दियाँ बनती हैं, कुशन बनते हैं, बहुत सॉफ्ट होती है। इसके बाद हम अब आते हैं अपन नेक्स्ट एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या होता है, ये भी जो हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल और कम्बलों का प्रयोग करते हैं, वो प्राकृतिक ऊन से बने होते हैं, पर वो महंगे होते हैं। तो ये भी ऊन से ही तैयार किए जाते हैं, पर ये जो ऊन से बने पदार्थों से अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं, विभिन्न रंगों में उपलब्ध होते हैं और टिकाऊ होते हैं। तो ये प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय। कौन, एक्रिलिक। एक्रिलिक ऊन के ही समान दिखता है, स्वेटरों के समान ही दिखता है। अब एक सबसे संश्लेषित रेशों में सबसे बड़ी एक कमी ये होती है, जो संश्लेषित रेशे होते हैं, चाहे वो पॉलिएस्टर हो, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो एक्रिलिक हो, ये सब क्या होते हैं, गर्म करने पर पिघल जाते हैं। सबसे हानिकारक गुण है ये, और ये वस्त्रों में इनमें आग भी जल्दी लग जाती है। इसलिए इन्हें प्रयोगशाला, रसोई घर में इन्हें वस्त्रों को पहनना नहीं चाहिए। फिर दूसरा, इससे इनके लाभ क्या हैं। लाभ ये है कि ये जल्दी सूख जाते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्राकृतिक रेशों से संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो शीघ्र सूख जाते हैं। एक ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा संश्लेषित रेशे क्यों उपयोगी हैं। तो ये अपन लिख सकते हैं कि ये लोकप्रिय हैं, शीघ्र सूखते हैं, सिलवटें नहीं पड़ती, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अब अपन पढ़ते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या, आपने देखा होगा हमारे घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक की में ही जो कंटेनर होते हैं उसमें ही अपना सामान किचन में रखा होता है। तो प्लास्टिक भी एक संश्लेषित रेशे की तरह भी एक बहुलक है। ये भी कई इकाइयों से मिलकर बना होता है। कुछ में रेखीय होता है, कुछ में क्रॉसबद्ध होता है। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, इसमें रेखीय है और इसमें क्रॉसबद्ध है। प्लास्टिक भी विभिन्न डिजाइनों में और कई रंगों में उपलब्ध होता है, और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, लेकिन पुनः प्रयुक्त भी अपन कर सकते हैं। इसे पिघला भी सकते हैं, दोबारा इसे अपन यूज भी कर सकते हैं। प्लास्टिक को
अब प्लास्टिक दो प्रकार की होती है, एक होती है थर्मोसेटिंग और एक होती है थर्मोप्लास्टिक। वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाए, मतलब आपने देखा होगा जो पानी की बोतलें हैं, अगर उसमें अपन गर्म पानी डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है, उसका आकार ख़राब हो जाता है। तो वो प्लास्टिक कौन सी होती है? थर्मोप्लास्टिक होती है, जो पॉलीथीन, पीवीसी प्लास्टिक के उदाहरण का प्रयोग काय में करते हैं? खिलौने बनाने में, कंघियाँ बनाने में और भिन्न पात्रों को बनाने में करते हैं। दूसरी एक प्लास्टिक होती है जिसे अगर ऊष्मा देंगे तो वो नरम नहीं होती, उसे बोलते हैं थर्मोसेटिंग। मतलब इसका अर्थ है, थर्मोसेटिंग का अर्थ है इसको जिस रूप में पहली बार में ढाल दिया जो उसी रूप में ढल जाती है, गर्म करने में किसी प्रकार से इसके रूप में, इसकी आकृति में चेंज नहीं आता। जैसे अपने स्विच भी जिस स्विच को अगर गर्म करेंगे तो वो पिघलते नहीं है। जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन, ये भी बच्चों बहुत आता है पेपर में कि बेकेलाइट और मेलामाइन क्या है? ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। विद्युत का कुचालक मतलब इसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती। इससे क्या बनते हैं? बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इसका प्रयोग होता है। मेलामाइन भी एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, आग का प्रतिरोधक है। प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें भी ऊष्मा सहन करने की क्षमता अधिक होती है। आपने देखा होगा जो अपना कुकर के हत्थे होते हैं या चाय का हत्था होता है, तो वो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ही बने होते हैं। प्लास्टिक के गुण, प्लास्टिक सबसे पहला गुण है प्लास्टिक एक हल्का होता है ना, हल्का होता है, इसलिए लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं। धातुओं की अपेक्षा हल्का होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं, ये सब प्लास्टिक की ही बनी होती हैं। तो पहला गुण है तो प्लास्टिक क्या क्रिया नहीं करती। लोहे की अगर अपन कोई वस्तु, लोहे की कोई चीज़ में अपन कोई वस्तु रखते हैं तो वो ख़राब जल्दी हो जाती है, क्योंकि लोहे जैसे ही पानी के संपर्क में आता है नमी, तो वो लोहे में जंग लग जाती है। इसलिए लोहे की अपेक्षा प्लास्टिक एक ऐसी वो है, संश्लेषित रेशा है जो क्रिया नहीं करता, किससे? जल और वायु से। इसका संचारण आसानी से नहीं होता। फिर दूसरा क्या गुण है प्लास्टिक का? प्लास्टिक हल्का भी होता है, प्रबल भी होता है और चिरस्थायी भी होता है। मतलब अन्य धातुओं की अपेक्षा सस्ता होता है और उद्योगों, घरेलू कार्यों में इसका व्यापक रूप से प्रयोग होता है। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं, प्लास्टिक क्या कुचालक होता है। प्लास्टिक में ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, इसमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती। बिजली के तार प्लास्टिक के से ही ढके रहते हैं, जिससे हमको करंट नहीं लगता। बिजली के जैसे कोई भी चीज़ ले लो, प्लास्टिक का ही आवरण उसमें लगा रहता है। जैसे अपना प्लास्क है या प्लास्क है, उसमें उसका जो आवरण होता है वो भी प्लास्टिक का ही बना रहता है, जिससे हमको क्या करंट नहीं लगता है। अब अगला आता है प्लास्टिक का जो उपयोग होता है दवा की गोलियों में, टिंकियों को पैक करने होती, घावों को सीने हेतु, सिरिंज में भी और दस्ताने में भी प्लास्टिक का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव ओवन में भी विशिष्ट प्रकार के जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं, बर्तन, वो भी प्लास्टिक के ही बने रहते हैं। एक टेफ्लॉन, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिसमें तेल और जल चिपकता नहीं है। ये बच्चों बहुत आता है, टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिसमें तेल और जल चिपकता नहीं है और जो भोजन पकाने के पात्रों में न चिपकने वाली परत लगाने के काम में आता है। फिर एक और है अग्न्यस्थ है प्लास्टिक। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो संश्लेषित रेशे होते हैं आसानी से आग पकड़ लेते हैं, लेकिन मेलामाइन जो प्लास्टिक होता है, जो आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं, जो कपड़े पहनते हैं, तो उसमें मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है। बच्चों याद रखना, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि संश्लेषित रेशे आग पकड़ लेते हैं लेकिन जो आग बुझाने वाले कर्मचारियों को आग क्यों नहीं लगती? तो उनमें उनके जो कपड़े होते हैं उनमें मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी रहती है जो अग्निरोधक होती है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक और पर्यावरण। अब प्लास्टिक के गुण तो बहुत है, पर प्लास्टिक पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि प्लास्टिक जो है इसे नष्ट होने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस ऐसे पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं जैव निम्नीकरण और एक होते हैं जैव अनिम्नीकरण। वे पदार्थ जो जीवाणु के द्वारा नष्ट हो जाते हैं,
वो जैव निम्नीकरण होते हैं। और वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जल्दी से विघटित नहीं होते वो जैव अनिम्नीकरण होते। देखो ये अपन सारणी देखते हैं, जैसे अपने घरों में सब्जी, फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन, इसे नष्ट होने में कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह। तो ये कौन सा पदार्थ हुआ? जैव निम्नीकरण। कागज को भी नष्ट होने में कितना समय लगता है? 10 से 30 दिन, मतलब ये नष्ट हो जाता है, तो ये भी जैव निम्नीकरण। सूती कपड़ा, इसे भी 2 से 5 महीने लगते हैं, ये भी जैव निम्नीकरण। लकड़ी को भी 10 से 15 वर्ष लगते हैं, ये भी जैव निम्नीकरण। अपने ऊनी वस्त्र जो हम पहनते हैं, लगभग 1 वर्ष लगता है इसको नष्ट होने में, ये भी जैव निम्नीकरण। पर जो अपने धातु है, टिन, एल्युमिनियम, अन्य धातुओं के डिब्बे, इन्हें 100 से 500 साल लग जाते हैं इन्हें नष्ट होने में, तो जैव अनिम्नीकरण पदार्थ। ऐसी प्लास्टिक की थैलियाँ, इन्हें तो कई वर्ष लग जाते हैं नष्ट होने में, ये कभी नष्ट भी नहीं होते हैं। इसलिए हमें प्लास्टिक अगर हम यूज करें तो प्लास्टिक को नष्ट करने से अच्छा है उसको दोबारा से रीयूज करें, क्योंकि अगर अपन इसको जलाएंगे तो इसको जलाने से क्या होगा, एक तो जलने में लंबा समय लेता है और भारी मात्रा में क्या विषैली गैस निकलती है जो पर्यावरण के लिए और अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होती है। इसलिए यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचें। अगर कपास से जूट के बने थैलों का प्रयोग करें, और प्लास्टिक अगर यूज करना ही पड़े तो पुनर्चक्रित करें, पुनर्चक्रित करेंगे। और इस प्रकार ये अपना ये चैप्टर पूरा हुआ। तो मतलब 4 अगर सिद्धांत करें, प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त करिए, ये अपने पर्यावरण के लिए अच्छा है। अब अपन नेक्स्ट आते हैं इसके प्रमुख शब्दों पर, एक एक करके एक बार इसके प्रमुख शब्द और पढ़ लें अपन। पहला है एक्रिलिक। एक्रिलिक मैंने बताया था, एक्रिलिक ऊन की तरह ही होता है। ऊन पर जो ऊन से बना जो स्वेटर होता है वो महंगा होता है। एक्रिलिक से बने स्वेटर सस्ते होते हैं, टिकाऊ होते हैं और काफ़ी रंगों में उपस्थित होते हैं। कृत्रिम रेशम, जिसे अपन रेयॉन कहते हैं, ये लकड़ी के काष्ठ लुगदी से बनाया जाता है और प्योर रेशम से सस्ता होता है। नायलॉन, नायलॉन भी एक मानव निर्मित रेशा है। पैरासूट और जो चट्टानों पे जो रस्सियाँ चढ़ने में जो प्रयोग करती हैं, रस्सियों के निर्माण में नायलॉन का ही प्रयोग होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी एक तरह से बहुलक है और ये कई रंगों में उपस्थित रहता है और हर प्रकार की आकृति में ये उपस्थित रहता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है? ये भी एक प्रकार का मानव निर्मित रेशा है। इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती, आसानी से धुल जाता है और सब रंगों में उपस्थित होता है। पॉलीमर, मतलब पॉलीमर जिसे हिंदी में अपन क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई। पॉलीथीन, ये प्लास्टिक का ही एक रूप है। पॉलीथीन प्लास्टिक से ही बनी होती है। रेयॉन, ये कृत्रिम रेशम कहते हैं और एक काष्ठ लुगदी से बनता है। संश्लेषित रेशे, मानव द्वारा बनाए गए रेशे क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक और पॉलिएस्टर। अब आता है टेरिलिन। टेरिलिन क्या होता है? ये भी एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ये आसानी से इसमें सिलवटें नहीं पड़ती और ये महीन रेशों से मिलकर बनाया जाता है। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग, प्लास्टिक 2 तरह की पढ़ी थी अपन ने। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक जो गर्म करने पर पिघल जाती है, जैसे अपनी बोतलें, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो गर्म करने पर नहीं पिघलती। एक बार जो रूप ले लिया वो रूप पिघलता नहीं है, जैसे अपने हत्थे और विद्युत स्विच के प्लग। उम्मीद है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और अगर सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपको आगे की वीडियो मिलती रहेंगी। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।